मैंने कभी अपने पति के साथ रात नहीं गुजारी थी क्योंकि मुझे अपने पति से नफ़रत थी। फिर एक रात मैंने सारी हदें पार करके अपने तीनों दोस्तों को घर बुलाया और फिर नशे की हालत में तीनों दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ, ज़रूरी नहीं कि इंतज़ार अपने पसंदीदा चीज़ों का ही किया जाए, कभी कभी हमें उन चीज़ों का भी इंतज़ार करना पड़ता है जिससे हमें नफ़रत होती है। इसीलिए मैं भी आज दुल्हन बनी बैठी अपने सबसे नापसंदीदा इंसान का इंतज़ार कर रही थी। नापसंदीदा इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था, जिसे अभी थोड़ी देर पहले मेरा विवाह हुआ था। मेरा आलीशान कमरा खुशबू से सजा हुआ था, लेकिन ख़ास कमरे की तरह मेरा हमसफ़र भी खूबसूरत होता, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने अपना कपड़ा भी नहीं बदला था, ना ही जेवरात को खुद से आज़ाद किया था। फिर तो चाह रहा था कि इस इंसान के दिए हुए जेवरात को नोचकर फेंक दूं, उसका दिया हुआ कपड़ा भी फाड़ फाड़ कर अपने शरीर से जुदा कर दूं। मैं अपनी इन्हीं सोचों में थी कि दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। मैंने जानबूझकर अपना हुलिया नहीं बदला था ताकि मैं उसे एहसास दिला सकूं कि मैं कितनी खूबसूरत हूं और वह मेरे मुकाबले में कितना आम सा है। जब वह मेरे करीब आकर बैठा तो मुझे हार के गले में लंगूर पड़ा हुआ मुहावरा अपने हालात का सादिक लगा। उसने मुझे देखकर मेरी तारीफ़ की कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, तो बदले में मैंने कहा कि हाँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम मेरे लायक नहीं हो। काश मैं भी तुम्हारी तारीफ़ के जवाब में तुम्हें खूबसूरत कह सकती, लेकिन शायद अफसोस की बात कि तुम इस बात के लायक नहीं हो कि तुम्हारी तारीफ़ की जाए। ऐसा कहकर मैंने उसके दिए हुए तमाम जेवरात नोच फेंके, अपना हेयर स्टाइल उजाड़ दिया। फिर उसके दिए हुए कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में गई। फिर मैंने 10,000 वाला मेकअप साफ किया और अपना चेहरा आईने में देखने के बाद दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानबूझकर बाथरूम से बाहर नहीं निकली ताकि मेरा पति सो जाए, लेकिन मैं बाहर आई तो वह कमरे में नहीं था। मैंने मालिक का धन्यवाद किया और कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सो गई। मैंने सोचा कि मुझे बहुत हंगामा करना पड़ेगा और अपने पति से बहुत तरीके से फेस आना पड़ेगा ताकि वह मेरे पास ना आए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वह खुद ही खामोशी से एक तरफ हो गया। उसने मेरे मामले में किसी किस्म का ज़बरदस्ती नहीं किया था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास घराने से थी और जब मेरे लिए एक बहुत ही अमीर औरत ने अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई तो सबने अच्छा समझकर उसे कबूल कर लिया। जब मैं लड़की की शक्ल देखी तो लड़के की शक्ल देखकर वह मुझे एक आंख भी नहीं भाया था। उसके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं था, बहुत बदसूरत था। मैंने बहुत हंगामा किया, लेकिन घर वालों ने मेरी एक भी ना सुनी और उन्हें बस अमीर घराने की सूरत में अपना भविष्य बेहतर महसूस हो रहा था और मेरी सास को अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन चाहिए थी और मेरी खूबसूरती भी देखकर वह मुझे अपनी बहू बनाने के लिए मचल उठी थी। जब मेरे अपने घर वाले पर बस नहीं चला तो मैंने तय कर लिया कि मैं उन दोनों माँ बेटे का जीना हराम कर दूंगी, क्योंकि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी। उन दोनों ने मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाया था, अपने दौलत की नुमाइश करते हुए मुझे ख़रीद लिया था। मेरे जज्बात और मेरे एहसास की किसी को कोई फ़िक्र नहीं थी। मेरी सास ने मेरे मायके वालों को बहुत सारे पैसे दिए थे और मैं अपने मायके वालों से हर किस्म का रिश्ता ख़त्म कर दिया था और उसने कहा कि आगे ज़िंदगी में उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैं जितना खूबसूरत थी, मुझे पैसे की नहीं, अच्छी शक्ल सूरत की ज़रूरत थी। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन अच्छी शक्ल सूरत हर किसी के पास नहीं होती। इस ज़बरदस्ती शादी के बाद मैं बदमाशी पर उतर आई थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस घर को तहस नहस कर दूंगी।
इस घर की मालकिन का सुकून खराब कर दूंगी। यह घर देखने में बहुत खूबसूरत और आलीशान था, लेकिन जितना बड़ा यह घर था उतना ही मुझे उसके अंदर रहने में घुटन महसूस हो रही थी। सच कहते हैं, इंसान का जहाँ दिल ना लगे वहाँ कितना ही सुकून क्यों ना हो, कोई फ़ायदा नहीं होता। इस घर में नौकर चाकर थे, जिंदगी की हर सुविधा मौजूद थी, लेकिन वह नहीं था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मर्द की शक्ल कौन देखता है, तो मैंने कहा था कि मुझ जैसी खूबसूरत पत्नी तो ज़रूर पति की शक्ल देखती है। सुबह शाम दिन रात मर्द की शक्ल देखती हैं। अगर वही पसंद ही ना हो तो फिर पत्नी किधर जाए। मैं अपनी माँ से कहा कि चंद दिन की बात नहीं है, किसी को बर्दाश्त करना उम्र भर की बात है। एक चेहरा सारी ज़िंदगी देखना पड़ता है, और अगर वही एक चेहरा पसंद ना हो फिर लड़की क्या करे। शादी के दूसरे रोज़ मेरी सास की सहेलियाँ मुझे देखने के लिए आई, तो मैंने उनके सामने खूब हंगामा किया, जिसकी वजह से मेरी सास को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मैंने सोचा इस हंगामे के बाद तो मेरी सास किसी को घर बुलाना छोड़ देगी, अब यह दोबारा किसी को घर नहीं बुलाएगी। और वैसा ही हुआ। सास ने दोबारा किसी को घर नहीं बुलाया। सास की हालत देखकर मुझे कुछ सुकून मिला था। जो लोग मुझे बर्बाद किए थे उन्हें परेशान करके मुझे सुकून ही तो मिलता था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मैं हर दिन कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढने लगी जिसकी वजह से मेरी सास और मेरे पति को परेशानी और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मुझे देखकर वह दोनों बिल्कुल खामोश हो जाते थे। मुझे कुछ भी नहीं कहते थे, मगर मुझे कुछ कहते तो मुंह की खानी पड़ती, क्योंकि मैं बदले में बदतमीजी पर उतर आई थी। वह लोग शरीफ लोग थे, इसीलिए खामोश हो जाते थे। मैंने सोचा कि उन्हें इतना तंग कर दूंगी कि आगे 7 नस्लें तक यह लोग कभी भी किसी गरीब लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जब मुझे इस सब से चैन ना मिला तो मैंने एक नया काम शुरू कर दिया। मैं रोज़ाना शाम को छोटे कपड़े पहनकर ड्राइवर के साथ घर से निकल जाती, सारी रात बाहर गुजारती, सुबह के टाइम वापस आती। मैंने ऐसी जगह को चुन लिया था जहाँ पर अमीर लड़के और लड़कियाँ जाते थे। शहर में इस तरह की बहुत सारी जगह थी जो कि खास जवानों के लिए बनाई गई थी, और वह लोग वहीं सारी रात को जाते। दूसरे देशों में भी ऐसी जगह को नाइट क्लब कहा नाम दिया जाता था, लेकिन हमारे देश में ऐसी जगह का कोई खास नाम नहीं था। हमारे देश में ऐसी जगह को छुपाकर इस्तेमाल की जाती थी ताकि कोई पुलिस का छापा ना लग जाए। मैं भी ऐसे ही एक नाइट क्लब का हिस्सा बनती जा रही थी। मैं रोज़ाना रात को वहाँ जाती थी और फिर वहाँ पर बैठकर सबको देखती रहती थी। कुछ लड़के लड़कियाँ डांस कर रहे होते थे, कुछ डीजे म्यूज़िक पर म्यूजिक चलते हुए फेम खेलते रहते, जिसमें बॉलिंग, स्कूल और इस तरह के खेल शामिल थे। मैं किसी के खेल का हिस्सा नहीं थी, ना ही किसी डांस में शामिल होती थी। बस एक कोने में बैठ जाया करती थी और सबको देखती रहती थी। शुरू में रात को देर होने पर मेरी सास फ़ोन करके पूछती कि मैं कहाँ हूँ और कब आऊँगी, मगर जब मैं इस बात पर उनसे जवाब दे दिया तो बाद में उन्होंने मेरी और खबर लेनी छोड़ दी थी। मैंने अपनी सास को साफ कह दिया कि अगर उन्होंने मेरे मामले में दखल अंदाजी की तो मैं मीडिया में चली जाऊंगी और उनकी फैमिली को बदनाम करके रख दूंगी। झूठ बोलकर, इल्ज़ाम लगाकर और बहुत कुछ कहकर यह लोग शर्म से, यह सारी लोग थे, मेरी धमकी से डर गए थे और मुझे आज़ाद छोड़ दिया। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों घुट रहे थे। मैं रोज़ाना रात गुजरती थी, वहीं फिर मुझे एक लड़का मिला। मैं अपने ख्यालों में गुम थी कि वह मेरे पास आया और मुझसे कहा कि वह रोज़ाना मुझे देखता रहता है। मैं एक कोने में बैठी रहती हूँ, किसी से कोई बात भी नहीं करती। मैं इस जगह का हिस्सा नहीं हूँ तो फिर यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ? यह उसे लड़के का पहला सवाल था और पहली बात थी कि जो उसने मुझसे कही थी। प्रिंस की बात ने मुझे उसमें दिलचस्पी महसूस हुई। मैंने उससे दोस्ती कर ली और प्रिंस के 2 और दोस्त हैं।
मेरी उनसे भी दोस्ती हो गई। इस तरह मुझे 3 अच्छे दोस्त मिल गए। पहले मैं इस जगह पर मजबूरन आया करती थी ताकि मैं अपनी सास और अपने पति को तकलीफ़ पहुंचा सकूं, लेकिन अब मुझे यहाँ पर प्रिंस जैसे दोस्तों की संगत मिल गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उन तीनों की यह बात बहुत अच्छी थी कि वह तीनों अपनी हद में रहते थे। मैं गुस्सा ज़रूर थी, लेकिन मुझे भी अपने हद का अंदाज़ा था। दोस्ती तो हो गई थी, लेकिन उसने कभी मुझसे डांस के लिए ना कहा था, किसी ने गलत फरमाइश के लिए मजबूर किया था। हम शाम को इकट्ठा होते थे और सारी रात बातें करते थे, इधर उधर घूमते थे, लड़के लड़कियों को देखकर उन पर हंसते थे, एंजॉय करते और फिर सुबह होने से पहले घर चले जाते थे। मुझे इन दोनों से दोस्ती में कोई बुराई महसूस नहीं हो रही थी। एक दिन मैं वहाँ से वापस आई तो मेरी सास मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि अब बहुत हो गया है, वह ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊं। उनका बेटा मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार है। सास की बात पर मैं ज़ोर से हंसने लगी और मेरी सास मुझे हैरत से देख रही थी कि मैं हंस क्यों रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं इतनी जल्दी उनकी और उनके बेटे की जान नहीं छोड़ने वाली हूँ। मेरी ज़िंदगी को माँ बेटे ने मजाक समझ रखा है कि जब चाहे मुझे इस घर से ले आए और जब चाहे निकाल दे। उनसे कहा कि मैं इसी घर में रहूँगी और अगर मुझे यहाँ से किसी ने निकालने की कोशिश की तो मेरी मौत की जिम्मेदार वह खुद होंगे। मेरी सास एक बार फिर से मेरी धमकियों से डर गई थी और खामोश हो गई, लेकिन सास की बातें ने मुझे एहसास दिला दिया था। मैंने सोचा अभी से ही मेरी सास मुझे घर से निकालने की बात कर रही है। अब इसी घर में उनकी आंखों के सामने बेशर्मी की तमाम हद पार कर दूंगी। इसी मकसद के लिए मैंने रात को नाइट क्लब जाने के बजाय प्रिंस और उसके दोस्तों को घर पर बुलाना शुरू कर दिया। मेरे तीनों दोस्त रात को घर आते और मैं उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठकर शोर शराबा करती, अपनी सास और अपने पति को खूब जलाती थी। मैंने अपने दोस्तों से कहती कि ऊंची आवाज़ में हंसो या उल्टी सीधी बातें करें ताकि उनकी बातें मेरी सास और मेरे पति के कान तक पहुँचे और उनके दिल जले। मेरी सास तो हमें इस तरह से देखकर जहर का खून भरकर रह गई थी। फिर एक दोस्त सिगरेट लेकर आया जिसमें नशा था। मैंने अपनी सास को दिखाने के लिए सिगरेट को होठ से लगा दिया था और सास को दिखाने के चक्कर में मैं रोज़ाना सिगरेट पीने की वजह से मुझे नशे की लत लग गई थी। मैंने यह भी नहीं सोचा था कि इनको दिखाने और जलाने के चक्कर में मैं खुद को बर्बादी की तरफ लेकर जा रही हूँ। प्रिंस और उसके 2 दोस्तों ने मुझे दोस्ती के नाम पर बुराई की तरफ ले जा रहे थे और मुझे कुछ होश ही नहीं था। एक दिन मेरे पति जब घर आए तो वह जल्दी घर आए और मुझे प्रिंस और उनके दोनों दोस्तों की वीडियो दिखाने लगे जिसमें वह लड़कियों के साथ गलत हरकत कर रहे थे। मैं यह सब देखकर भी ढिठाई से अपने पति के सामने चीखी, चिल्लाने लगी और बोली कि मैं यह सब जानती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बातों से मेरे पति का चेहरा फीका पड़ गया था। वह मुझ पर यकीन और सदमे से देख रहा था। उसकी आंखों में नमी चमक रही थी, मगर मुझे तब भी उसका कोई एहसास नहीं हुआ। उल्टा मैंने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बोली उसकी नसीब में खूबसूरत लड़की नहीं है तो वह दूसरे लड़कों के नसीब से जलने लगा है। प्रिंस और उसके दोस्त खूबसूरत लड़के थे, इसीलिए उन लड़कियों के काबिल भी थे। मेरी बात पर मेरा पति बिल्कुल खामोश हो गया और पहले कभी जो मुझे समझने की कोशिश करता था और वह भी छोड़ दिया। मेरी सास गुमसुम सी अपने कमरे में बंद रहने लगी। मेरा पति सारा दिन घर से बाहर गुजारने लगा। इस सब के सबक लेने और शर्मिंदगी होने के बजाय मैं बदतमीजी पर उतर आई थी और पूरे घर में किसी मालकिन की तरह घूम रही थी। अपने दोस्तों को भी बुलाकर अब मैं अक्सर किसी न किसी कमरे में ले जाती और खाती पीती मूवी देखने रहते। मेरे इस अय्यासी और बदचलन की वजह से मेरी सास को एक दिन दिल का दौरा पड़ गया और मैं
जो घर पर थी, अपनी सास को अस्पताल ले जाने के बजाय सुकून से अपने कमरे में जाकर बंद होकर सो गई। मेरी सास के साथ एक नौकरानी थी, उसने ही मेरी सास को संभाला और मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाकर मेरी सास को अस्पताल ले जाने को कहने लगी। मुझे इस नौकरानी से बहुत उलझन है, क्योंकि वह पढ़ी लिखी लड़की थी जो हालात की सताई हुई इस घर में नौकरी कर रही थी और नौकर बनकर रह रही थी। वह लड़की सांवली थी मगर बहुत ही तेज़ थी और पहले ही दिन से मैं इस घर में अपनी सास के साथ देख रही थी। वह हर मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और फिर उसका यूं मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाकर मेरा सर खाना। मुझे गुस्सा आ गया। मैं कमरे से निकलकर उसे नफ़रत से धक्का दिया और गुस्से से कह दिया कि अगर इसे इतनी परवाह है तो वह खुद अपनी मालकिन को अस्पताल ले जाए। मेरी बातों पर वह लड़की हैरान रह गई और वहाँ से चली गई। मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ, उस लड़की ने कैसे मेरी सास को अस्पताल पहुँचाया, मगर अगली सुबह एम्बुलेंस मेरी सास की लाश को घर पहुँचा गई थी और उसे लाने वाली वही नौकरानी थी, जबकि वह मेरी जिम्मेदारी थी। अपनी सास की मौत पर पहली बार मेरा दिल से रहा नहीं गया था। मेरी सास एक अच्छी औरत थी जिसे कभी मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मुझे उसकी मौत का थोड़ा बहुत अफसोस हुआ था। मुझे पता चला कि मेरा पति शहर से बाहर था, इसीलिए वह रात के वक्त अपनी माँ की हालत के बारे में जानकर भी पूरी तौर पर वापस नहीं आया। वह जब घर लौटा तो आगे उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी और मैं अपने कमरे में बंद पड़ी हुई थी। मेरे पति का सदमे से बुरा हाल था। उसके पास उसकी माँ की लाश थी जो अब दुनिया में नहीं रही थी। हालात का मार मार कर रो रहा था और मैं कमरे में बंद उसे सुन रही थी। जब मेरी सास की लाश उठी और घर में मेहमान कुछ कम हुए तो मेरा पति मेरे पास कमरे में आया। मुझे लगा था अपना दुख बांटने आया होगा और पहली बार मैंने उसे बेइज्जती करने का नहीं सोचा, बल्कि मैं उसे तसल्ली देना चाहती थी, मगर अब बहुत देर हो गई थी। वह मेरा बाजू पकड़कर मुझे कमरे से बाहर खींचकर ले आया और बोला कि मैं उसके घर से चली जाऊं। वह मुझे डिवोर्स भेज देगा। मैं अपनी आदत के मुताबिक गुस्से में आ गई और उसे धमकाने लगी कि वह मुझे ऐसे नहीं निकाल सकता, मैं उसे सब लोगों में बदनाम कर दूंगी। मेरी धमकी पर उसने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह बोला, क्योंकि मेरी धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग जानते हैं मैं बदमाश बद किरदार लड़की हूँ और लोग कई बार उसे ऐसी बद किरदार लड़की को डिवोर्स देने की राय भी दे चुके हैं, मगर उसकी माँ एक अच्छी औरत थी। उसने अपने बेटे को डिवोर्स देने से रोका था और हर बार कोशिश करती थी कि मुझे समझा सके। मैं घमंड में थी कि वह लोग मेरी धमकियों से डरकर खामोश रहते हैं और मुझे कुछ नहीं कह पाए। आज वह भ्रम भी टूट गया था। मुझे आज पता चला कि मुझे सिर्फ मोहलत मिल रही थी, मगर मैं अपनी जीत और डिवोर्स की वजह से बहुत आगे बढ़ती चली गई थी। मैं अब थोड़ी घबरा गई और अपने पति को दबाने के लिए उसे एहसास दिलाने लगी कि कोशिश करने लगी कि वह अपनी माँ की लाई हुई लड़की को यूं घर से निकालकर अपनी माँ की आत्मा को तकलीफ़ देगा। मेरी कोशिश थी कि वह किसी तरह मुझ पर एक और मौका दे दे, क्योंकि मैं अब पैसों के बगैर नहीं रह सकती थी और अपने घर वालों से मैं बहुत पहले ही इस तरह चिल्ला कर उन सबको जलील करके सारे रिश्ते ख़त्म कर चुकी थी। मेरी बात पर मेरे पति इतनी नफ़रत से मुझे देखा और कहा कि मेरी माँ तो जैसी लड़की को लाकर खुद भी पछतावे में थी, इसीलिए उनकी आत्मा कभी बेचैन नहीं होगी। फिर उसने मुझे बताया कि कैसे उसकी माँ की तबीयत खराब होने पर उसकी नौकरानी ने उसे कॉल की थी। तब उसने ही नौकरानी से कहा था कि वह कॉल पर मुझसे बात करवाए ताकि वह मुझसे कह सके कि मैं उसकी माँ को अस्पताल ले जाऊं। मगर जब नौकरानी ने मेरे दरवाज़ा बजाया तो मैं उल्टा चीखने लगी और उसे कह दिया कि वह खुद ले जाए। मेरा पति दूसरी तरफ फ़ोन पर मौजूद था और उसने सब सुन लिया था। अब उसकी माँ
जितने भी रास्ते दे दे वह मुझ जैसी लड़की से रिश्ता नहीं रखेगा, लेकिन उसके नौबत ही नहीं आई और उसकी माँ तड़प तड़प कर दुनिया से चली गई। वह पहली बार मुझे नफ़रत से देख रहा था और बोला कि उसे कभी भी खूबसूरत की चाहत नहीं थी, वह हमेशा से सिर्फ अच्छी लड़की चाहता था। मगर उसकी माँ की इस ख्वाहिश में उन माँ बेटों को जलील करवा दिया था। मैं सच जानकर खामोश रह गई। मेरा पति मेरी खूबसूरती से कभी खुश नहीं था, वह सिर्फ मुझे पत्नी की हैसियत से इज्जत देता रहा और मैं समझती रही कि वह मेरी खूबसूरती का दीवाना है। मेरी सुने बिना मेरे पति ने उस वक्त मुझे वहीं डिवोर्स दे दिया। साथ ही उसने मुझे डिवोर्स के कागज़ तैयार करवाने तक मुझे गेस्ट हाउस में रहने को कहा। मुझे उस वक्त भी महसूस नहीं हुआ और कभी मैं अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। मैंने उसे जताने के लिए कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, अपने तीनों दोस्तों को घर बुलाया और उनके साथ हल्ला गल्ला करते हुए बेशर्मी की हद पार कर दी। मेरा पति उस रात घर से चला गया था और मैं भी अब काम ख़त्म कर चुकी थी। मैंने उन लड़कों के साथ नशा किया और जब उन्होंने मुझे होशो हवा से बेगान देखा तो पहली बार अपना असल रूप मेरे सामने ले आए और वह सब मिलकर मेरे साथ ज़्यादती करने लगे। मैं चीखती चिल्लाती मदद मांग रही थी, मगर मेरी सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। अगले दिन वह लड़के मुझे मुर्दा हालत में वहीं छोड़कर चले गए और मेरे पति ने आकर मुझे डिवोर्स के कागज़ पकड़वा दिए। मैं डिवोर्स के कागज़ लेकर भी उसी हालत में नहीं थी कि वहाँ से कहीं जा सकती। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। अपनी इज्जत गंवाकर मुझे एहसास हुआ था कि क्लब में नशा करने वाले लड़के कभी दोस्त नहीं हुआ करते हैं, जबकि उनकी असलियत तो मेरा पति बहुत पहले ही मुझे बता चुका था। मगर मैं ज़िद में अंधी हो गई थी और अपनी इज्जत को खुद उन लड़कों के हवाले कर बैठी थी। पूरा एक हफ्ता मैं वहाँ बेबस पड़ी रही और नौकरानी मेरे आगे खाना फेंक कर चली जाती थी। जब कुछ संभल कर बाहर निकली तो सामने मेरे पति के साथ बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। वह मुझे देखकर चिपक गई और मेरा पति ने उसे बताया कि यह मेरी पहली पत्नी है जिसे मैं डिवोर्स दे दी है और अब उसका मेरे घर में कोई हक नहीं है। फिर वह मेरी तरफ पलटा और बोला कि अब मैं समझ चुकी हूँ और अपना गंदा शरीर लेकर इस घर से चली जाऊँ, क्योंकि उसकी पत्नी को मेरा शरीर यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने उस लड़की को देखा तो हैरान रह गई। वह मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर वह बदसूरत मर्द के पल्लू में सुकून से खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर गुलाब बिखरा हुआ था और वहाँ नौकरानी अपनी नई मालकिन के आगे पीछे घूम रही थी। फैमिली पूरी थी और मेरी वहाँ कोई जगह नहीं थी। इसी फैमिली का हिस्सा मैं भी हो सकती थी, मगर अपने घमंड में सब कुछ गंवा दिया। अब मैं एक पागल खाने में रहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुए हादसे ने मुझे दिमाग से मरीज़ बना दिया है। मैं कभी बिल्कुल ठीक रहती हूँ तो कभी अचानक चीखने चिल्लाने लगती हूँ। मेरे अंदर दशा तैर चुका है कि अब मैं पाप का हिस्सा बन चुकी हूँ। मालिक ने मुझे इज्जत की ज़िंदगी दी थी, लेकिन मैं खुद अपने लिए जिल्लत बना दिया। प्रिंस और उसके दोस्त बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उन खूबसूरत चेहरों का भयानक रूप मैं जब देखा तो मुझे खूबसूरत चेहरों से नफ़रत हो चुकी थी। मैं आज भी शीशे में अपना चेहरा देखकर पूरी तरीके से अपने बाल नोचना शुरू कर देती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।